हम लोग जहाँ गए थे वो पुलिस स्टेशन ही नहीं था। मैं बताता हूँ। आज से आपके कंपनी के अकाउंट्स भी मेरे नाम पे है। आज से आपके फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपके बंगलोज, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी गाड़ियां, सब कुछ मेरा। आज से संस्कार बिजनेस ग्लोबल एम्पायर का मैं इकलौता मालिक हूं, कुंवर वाइट से। पल्लवी, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को सुनाई देगी। याद रखना, ये तो शुरुआत है। चैन से जीने नहीं दूंगा तुम लोगों को। सुन माना मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे झूठ में और तेरे झूठ में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने झूठ मजबूरी में बोला है और तूने मक्कारी में। अगर तू ये समझता है कि पैसों की वजह से मेरा परिवार टूट जाएगा, तो मुझे बड़ी दया आती तेरी सोच पर। मेरा ये परिवार इतना कमजोर नहीं, असली रिश्तों से भी ज्यादा असली है ये रिश्ते। आज के बाद मेरा एक ही मकसद होगा, तुझे असली और नकली की पहचान कराना। सुन सुन सुन, ए, सुन, मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिल्मी एग्जाम्पल देने का बहुत शौक है ना तुझे? एक फिल्मी सीन दिखा दो। मैं तुझे चैलेंज करता हूं तो अपने हाथों से ये कागजात मुझे ला कर देगा। जा, घर जाकर इस थप्पड़ की गूंज सुन। मुझे ऐसे खेल खेलने में बहुत मजा आता है। अब शुरू होगा असली खेल। जा। पूर्वा, मैं अभी बैंक से आ रहा हूं और ये मोहित का बच्चा सही कह रहा है। अंकल के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और तेरे अकाउंट में भी सिर्फ 21,000 रुपए बचे। स्वाद होटल का 19,000 का बिल देने के बाद तेरे अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए बचेंगे। ये क्या कर रहा है? कुछ कर ना, घर में मंदी आ गई है और जब मंदी आती है ना तो सब लोग अपना स्टाफ कम कर देते हैं। तू भी अपना स्टाफ कम कर। सुन रहा है तू? आज से आपके फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपके बंगलोज, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी गाड़ियां, सब कुछ मेरा। आज से संस्कार बिजनेस ग्लोबल एम्पायर का मैं इकलौता मालिक हूं, कुंवर वाइट से। तुम लोगों से कुछ कहना है? हाँ ब्रो, हम जानता था मोहित शाह को सीधा करने के लिए तुम जरूर कोई प्लानिंग किया होगा। बताओ फिर क्या प्लानिंग किया है? मैंने कोई प्लान नहीं किया है। देखो, तुम लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। इतने दिनों तक मैं अपनी तनख्वाह में से तुम लोगों को पैसे देता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। इसलिए क्या भाईला? इसलिए तू हम लोग को इधर से जाने को बोलेगा का?
तेरे को क्या लगता है हम लोग सब इधर पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हमारा मतलब है तुलिका जी ठीक कह रही हैं। हम नाव के मूषक नहीं है कि नाव डूबेगी तो हम सब कूद जाएंगे। हम साथ तैरे हैं और साथ ही डूबेंगे। अरे अब भाई भैया हमें इतना पराया मत समझो। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं किसी को इस परिवार से निकाल नहीं रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हम सबको मिलकर काम करना है और इस परिवार को चलाना है। हम सब जानते हैं कि यह परिवार सच्चा है, लेकिन अब हमारे रिश्तों की परीक्षा की घड़ी आ गई है और इस जंग में तुम्हें मेरा साथ देना है। हाँ पूर्व, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी तो तुम लोगों के साथ हूँ। बिल्कुल आंटी, इस मुसीबत का हम सब मिलकर सामना करेंगे। कौन सी मुसीबत अपूर्वा? आंटी, मोहित ने धोखे से प्रॉपर्टी छीन ली है ना, वो मुसीबत। अरे हाँ, अब याद आ गया। लेकिन अपूर्वा, मोहित ने 1-2 साइन करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो रास्ता होगा। पूर्व, ये बात तो आंटी जी एकदम बराबर बोला है। हमारा दिमाग में एक तो आइडिया है, क्यों ना हम अंकल जी से ये सब मामले में सलाह ले। वो तो कितना बड़ा आदमी है। हाँ, अंकल जी का ये सब मामला में कितना कांटेक्ट होगा, वो जरूर हमको कोई ना कोई रास्ता दिखा सकता है। नजर लग गई। हमारे इस घर को किसी की नजर लग गई। समधन जी जब से यहां से गई हैं, तब से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। मानो जैसे हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई हो गया सो हो गया। किंतु अंकल जी, हम लोग ऐसा हाथ के ऊपर हाथ धर के तो नहीं बैठने सकता है। परेश बेटा, मैं तुम्हारे पास। अंकल जी, एक ही रास्ता तो चाहिए हम लोग को। बेटा, तुम इतने बड़े लॉयर हो, इतनी बड़ी लॉ फर्म में काम करते हो और तुम जानते हो ये सारी बातें। तुम ही बताओ क्या रास्ता निकल सकता है। उड़ी बाबा, ये तो हम उल्टा फंस गया। हम तो ये भूल गया कि अंकल की नजर में हम खुद वकील है। वो तो हमसे रास्ता पूछेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? रास्ता निकलेगा ना, कुछ हो पाएगा ना बेटा। देखिए अंकल जी, अगर एक एंगल से देखेगा तो हम बहुत कुछ कर सकता है, किंतु दूसरा एंगल से देखेगा तो हम कुछ भी नहीं करने सकता है। मतलब ये है अंकल जी कि अगर एक एंगल से देखेगा तो मोहित शाह ने लीगल काम किया है, किंतु उसी चीज को अगर दूसरा एंगल से देखेगा तो उसने इलीगल काम किया है। बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि धोखेबाजी का केस हम उस पर कर सकते हैं या नहीं, और ये केस हम जीतेंगे या नहीं। अंकल जी, अगर एक एंगल से देखेगा तो हम केस जीत भी सकता है, और अगर दूसरा एंगल से देखेगा तो हम केस नहीं भी जीत सकता है। बेटा, ये दो बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है। हाँ बराबर। अंकल जी, क्या होता है, जितना भी लीगल मैटर होता है ना, उसके अंदर 2 एंगल होता है। एक एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो मतलब कि हम कुछ कर भी सकता है और कुछ नहीं भी कर सकता है। इसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अंकल, परेश भैया के कहने का मतलब ये है कि कानून में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। बड़े बड़े वकील वो भी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बराबर बोलता है। ये ही कहना चाहते हैं वो, है ना? हाँ, तो इसी का फायदा उठाकर मोहित ने हमें धोखा दिया है, इन्हीं लूप होल्स का। वही तो। नहीं छोड़ूंगा उसे, उस झूठे इंसान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई। तकलीफ तो मुझे इस बात की है कि
मेरा सच उसके झूठ के सामने मुझे हारता हुआ नजर आ रहा है और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ये केस लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। देखिए, आपके और अंकल जी के कहने में आके हमने जाकर मोहित शाह के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का केस ठोक दिया, किंतु हमारा कानून ने, हमारा अदालत ने हमको क्या दिया? एक तो तारीख 3 महीने बाद का, एक तो ऐसा तारीख जो... तू क्या कर रहा है? तू जाना बाहर से एंट्री ले जा। बस बस बस, हो गया 2 मिनट। परेश, तू बाहर जाके एंट्री ले फटाफट। चल चल चल, जा। डायलॉग याद है ना? अरे अपूर्व, तुम टेंशन मत लो। अंकल जी के सामने में ऐसा मजबूत एक्टिंग करेगा कि अंकल जी का कानून के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। हाँ ठीक है, जाओ। जाता विश्वास उठ गया अपूर्व, हमारा तो कानून के ऊपर से विश्वास ही उठ गया अपूर्व। हाँ, अबे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलना। विश्वास उठ गया है हमारा, विश्वास उठ गया अपूर्व। पिताजी, हमारा कानून के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। आगे। हम इसके लिए वकील बना क्योंकि हमको लगता था कि एक कानून गरीबों और मजलूमों का हेल्प करने के लिए बना है। आज हमको ये मालूम हुआ पिताजी कि अमीर लोग के हाथ का कठपुतली बन के रह गया कानून। बेटा, ये क्या कह रहे हो बेटा? हम तो तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे कि तुम समधी जी को न्याय दिलाओगे और उनका केस लड़कर उनके हक वापस दिलाओगे और उस मोहित को सजा दिलाओगे, लेकिन तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो बेटा कैसे चलेगा बेटा? हमको माफ कर दीजिए पिताजी, अंधे कानून के सामने आज हम लाचार हो गया पिताजी, लाचार हो गया। ऐसा क्या हुआ है बेटा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अंकल जी, वही हुआ जो दामिनी के साथ में हुआ, जो कामिनी, यामिनी और भामिनी के साथ में हुआ। ये सब कौन है? उषा, एक मिनट प्लीज। बेटा, साफ साफ बताओ कि अदालत में हुआ क्या? हाँ, पिताजी देखिए, आपके और अंकल जी के कहने में आके हमने जाकर मोहित शाह के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का केस ठोक दिया, किंतु हमारा कानून ने, हमारा अदालत ने हमको क्या दिया? एक तो तारीख 3 महीने बाद का, एक तो ऐसा तारीख जो ना कभी आया है और ना कभी आएगा। लेकिन परेश, तुम तो वकील नहीं हो, फिर तुम्हें तारीख कैसे मिल सकती है? ना परेश वकील नहीं है। डॉक्टर आंटी, परेश भैया को डॉक्टर समझती है और पंकज भैया को वकील समझती है। हाँ। ओफो उषा, ये तुम्हारी भूलने की बीमारी। अच्छा है कि आज तक इसने मुझसे नहीं पूछा कि आप हमारे हैं कौन। क्या धीरू आप भी। लेकिन परेश बेटा, तुम हिम्मत मत हारना, अगली तारीख को जम कर केस लड़ना और मुझे पूरा यकीन है कि ये केस हम जरूर जीत जाएंगे। कुछ नहीं होगा अंकल जी, अगली तारीख को, अगली तारीख के पहले एक ट्रक आएगा और हमको उड़ा के चला जाएगा और केस बना देंगे रोड एक्सीडेंट का और हाथ में देने के बाद परिवार को पागल करार देके पागल खाना का भीतर में डाल दिया जाएगा। ना तो कोई सच्चाई के खिलाफ लड़ने वाला बचेगा और ना ही कोई इंसाफ मांगने वाला। यही बहस किया कि रह जाएगा केवल एक तारीख। जज साहब को हम बोला कि जज साहब, कानून से इंसाफ मांगने वालों को कभी इंसाफ नहीं मिलता है, उनको मिलता है तो केवल एक तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख का। वकील लोगों ने तारीख का इस्तेमाल कानून के खिलाफ एक तो हथियार की तरह किया है, जानता है आप। और हमने कोर्ट में ये बात बोला कि माय लॉर्ड, एक वकील लोग 2 तारीख के बीच में कोर्ट के बाहर में कानून का धंधा करता है, धंधा। यहाँ पर गवाह को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, यहाँ तक कि मार डाला जाता है, किंतु आदमी को मिलता क्या है? तारीख खुद बन जाता है एक तो तारीख। बेटा बस कर। और पिताजी, उसके बाद बचता क्या है? कैलेंडर के ऊपर। अंकल जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी कानून ने, अदालत ने हमको क्या दिया? एक तो तारीख
हम कुछ करने नहीं सका पिताजी, हम कुछ करने नहीं सका। अब 3 दिन के बाद वो मोहित से आएगा और फिर हम सब लोग को एक घर छोड़ के जाना ही होगा। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, परेश को इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उससे कहा था। तो अपूर्वा, तुमने ये बात साफ साफ धीरू से क्यों नहीं कही? मैं कैसे कहता आंटी? अंकल की नजरों में परेश वकील है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि परेश भैया वकील नहीं है और हम सब झूठे हैं, ऑलरेडी उन्हें एक सदमा लग चुका है और मैं उन्हें दूसरा सदमा नहीं देना चाहता था। आंटी, आपको किसी बात का बुरा लगा? अपूर्वा, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, परेश को इस तरह से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उससे कहा था। तुमने? जी, मैंने अंकल के साथ कोई चीटिंग नहीं की आंटी, और परेश ने भी जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। हाँ, उसके कहने का तरीका गलत है। मतलब? एक्चुअली आंटी, मैंने अपने एक वकील दोस्त के जरिए कोर्ट में मोहित के खिलाफ ऑलरेडी केस फाइल कर दिया है और कोर्ट ने सचमुच 1.5 महीने बाद की तारीख दी है। यही बात मैं अंकल तक पहुंचाना चाहता था, तो मैंने परेश के जरिए बात पहुंचाई। पता नहीं इस केस का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने में तो बहुत वक्त लगेगा और रिजल्ट हमारे फेवर में होगा कि नहीं ये भी पता नहीं। तो अपूर्वा, तुमने ये बात साफ साफ धीरू से क्यों नहीं कही? मैं कैसे कहता आंटी? अंकल की नजरों में परेश वकील है। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि परेश भैया वकील नहीं है और हम सब झूठे हैं, ऑलरेडी उन्हें एक सदमा लग चुका है और मैं उन्हें दूसरा सदमा नहीं देना चाहता था। मैं जानती थी तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। अपूर्वा, तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। I'm so lucky आंटी। मेरे पास एक नहीं, दो माए हैं। हाँ, दोनों भगे मारने में एक्सपर्ट है, वो बात अलग है, और उनके भगे संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है, ये भी उतना ही सच है। लेकिन तुम्हें सिर्फ भगे ही नहीं, इस पूरे परिवार को संभालना है इस मुश्किल घड़ी में। अपूर्व, कितना खुशहाल है परिवार हमारा है। ऐसे परिवार के साथ तो हम कहीं पे भी रह सकते हैं, एक झोपड़े में भी रह सकते हैं। बिल्कुल। अरे झोपड़े में क्यों धीरू? पंकज का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग वहां भी तो रह सकते थे।